हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही में उस हर फैक्ट को जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ये सीरीज उन सभी के लिए फायदेमंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी से संबंधित एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स इतने बार आपके सामने से गुजरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और सीरीज यदि आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझाता है। ये किसने कहा है? तो इसमें कहा गया प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद। तो प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद से किसका नाम जुड़ता है? तो वो जुड़ता है हर्बर्ट ब्लूमर का। हर्बर्ट ब्लूमर की एक बुक है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, और इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को इस तरह से समझाया है कि व्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से क्रिया करता है, अंतर्क्रिया करता है। यहाँ प्रतीकों का अर्थ व्यक्तियों द्वारा लगाया जाता है। और हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है कि समाज निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं का जाल है। और साथ ही हर्बर्ट ब्लूमर ने जॉइंट एक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया है जो समन्वयवाद और सामंजस्य पर बल देता है। अल्फ्रेड सुर्च की बात करते हैं तो अल्फ्रेड सुर्च ये घटना विज्ञान शास्त्री हैं और इन्होंने प्रघटनावादी सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही अल्फ्रेड सुर्च जी ने विचित्रता और विशिष्टीकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? ऑप्शंस हैं एडमंड हर्शल, पीवी यंग, पीएच मन और सीए कोजर। तो इसका राइट आंसर होगा एडमंड हर्शल। लोक विधि विज्ञान से संबंधित जो विचारक हैं इन्होंने औपचारिक कानून के साथ साथ समुदायों में प्रचलित अनौपचारिक नियमों, रीति रिवाजों और प्रथाओं के महत्व को भी रेखांकित किया है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं हेनरी मैन, जिन्होंने प्राचीन और आधुनिक समाज में कानून के विकास का अध्ययन किया है। और एक अन्य विचारक जो इस विचारधारा से जुड़ते हैं वो हैं यूगेन हिलरिच। इन्होंने लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट दिया है जो कहता है कि कानून का जो वास्तविक स्रोत है वो समुदाय के भीतर स्वतः विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निर्जाति वैज्ञानिक निम्न में इच्छुक होते हैं: सूक्ष्म संरचनाओं में, दीर्घ संरचनाओं में, या ना तो सूक्ष्म ना तो दीर्घ प्रणाली में, और या फिर कलापूर्ण प्रणालियाँ जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। तो जो निर्जाति वैज्ञानिक हैं वो माइक्रो स्ट्रक्चर पर इनका अध्ययन केंद्रित होता है, सूक्ष्म संरचनाओं पर इनका अध्ययन केंद्रित होता है। निर्जाति विज्ञान, जिसे एथनोलॉजी भी कहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों, उनकी समानताओं और उनमें अंतरों का अध्ययन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। निर्जाति वैज्ञानिक ईबी टायलर भी हैं। ईबी टायलर को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। हेनरी मॉर्गन को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। ईबी टायलर जो कि सांस्कृतिक मानव विज्ञान के जनक हैं, और इन्होंने साथ ही में कल्चरल इवोल्यूशन थ्योरी को भी दिया है, जिसमें ये कहते हैं कि समाज पहले बर्बर था,
बर्बर से फिर असभ्य हुआ, असभ्य से फिर सभ्य बना है। बर्बर जो आदि मानव होते थे वो बर्बर होते थे, जंगलों में रहते थे, जीवन निर्वाह प्रणाली थी उनकी। असभ्य जब उनमें सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, जो पत्थर के औजार हुआ करते थे। सभ्य धीरे धीरे संस्कृति विकसित होती गई, जैसे हड़प्पा सभ्यता आई, फिर वैदिक सभ्यता आई, तो सभ्य। तो इसी प्रकार से ईबी टायलर ने समझाया है कि जो संस्कृति थी वो पहले बर्बर थी, फिर बर्बर से असभ्य बनी, असभ्य से फिर सभ्य बनी। हेनरी मॉर्गन हेनरी मॉर्गन ने इसके क्रम को थोड़ा सा पलटा है। हेनरी मॉर्गन कहते हैं कि पहले असभ्य थी, जो संस्कृति का विकास हुआ है या समाज का विकास हुआ है वो असभ्य से बर्बर और बर्बर से सभ्य की तरफ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? जटिलता, अमूर्तता, गुणात्मकता या सार्वभौमिकता। तो इसका राइट आंसर होगा सार्वभौमिकता। क्यों होगा? क्योंकि कोई सामाजिक घटना एक समाज के में घटित होती है तो जरूरी नहीं उस सामाजिक घटना के लक्षण हर समाज में सेम हो या वो सामाजिक घटना हर समाज में पाई जाती हो। तो इस प्रकार से जो सामाजिक घटना है वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं होती, वो सिर्फ उस समाज विशेष के लिए वो सामाजिक घटना हो सकती है, किसी अन्य समाज के लिए वो सामाजिक घटना का रूप नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि शिकागो स्कूल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में बात चर्चा की गई है, जिसमें व्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से क्रिया अंतरक्रिया करता है और उन्हें अर्थ प्रदान करता है। पहला ऑप्शन, मनुष्य उनकी सामाजिक दुनिया निरूपित करने के लिए प्रतीक बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, सही है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की प्रक्रिया से सामाजिक संरचना का निर्माण, व्यवस्थापन और परिवर्तन किए जाते हैं, ये भी सही है। एक बार जब सामाजिक संरचना बना दी जाती है तो वे अंतःक्रिया बाधा करने के लिए कार्य करते हैं, ये गलत है, निगेटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि सामाजिक संरचना जब बना दी जाती है तो वे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो होती है वो बाधा उत्पन्न नहीं करती। अदर स्टेटमेंट देख लेते हैं, जैसे अधिकतर सामाजिक स्थितियों में मानव स्वयं को वस्तुओं के रूप में देखने में सक्षम है, हाँ है। भूमिका लेना मानव अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ये गलत है, गलत ही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रघटना शास्त्री फेनोमेनोलॉजिकल विद्यालय से जुड़ा नहीं है? डिल्थे, एडमंड हर्शल, शुड्ज, वेबर या पीरे बोदरियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो वेबर। वेबर प्रघटनावादी समाजशास्त्री नहीं है, ये एक प्रकारवादी संरचनावादी समाजशास्त्री है। प्रघटनावाद के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रघटनावाद के संस्थापक एडमंड हर्शल को माना जाता है। इसका जो मेन एम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है कि चीज़ों की ओर बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी प्रिजुडाइज के सीधे तौर पर अनुभव की जाने वाली घटनाओं का विवेचन करना। जो आप सेल्फ अनुभव करते हैं, चीज़ों को लेकर जो आप सेल्फ अनुभव उस चीज़ के बारे में करते हैं और बिना किसी पूर्व धारणा के, वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसकी जो केंद्रीय अवधारणा है वो इंटर सब्जेक्टिविटी है, अर्थात अंतः व्यक्तिपरकता। यह विचार कि हमारा अनुभव एक साझा सार्वजनिक दुनिया में होता है, ना कि एकांत और निजी में। यही है अंतः व्यक्तिपरकता, अर्थात चेतना के माध्यम से हम दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं और उसे अर्थ प्रदान करते हैं। और यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का वह सामान्य ज्ञान होता है
जिसे हम बिना सवाल किए वास्तविक मानकर स्वीकार करते हैं। यही वह आधार है जिस पर हमारे सभी अनुभव और क्रियाएं टिकी होती हैं। और इनसे जुड़े हुए जो विचारक हैं वो अल्फ्रेड शुट्ज़ हैं, पीटर बर्जर और टी लकमैन भी इससे जुड़े विचारक हैं, जिन्होंने सोशल रियलिटी को कॉन्सेप्ट दिया है। हेराल्ड गारफिंकल वो भी इस विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने एथनोमेथनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। में पूछा गया है कि घटना क्रिया विज्ञानी एवं निर्जातिपत्ति शास्त्री समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु किस व्याख्यात उपागम का इस्तेमाल करते हैं। समाज के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं, घटनाओं को समझते हैं, या सामाजिक क्रिया को समझते हैं, या फिर भावनात्मक कर्ता के दृष्टिकोण से, या फिर व्यक्ति के दृष्टिकोण से, या फिर सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से। जैसा कि अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि व्यक्ति की चेतना पर आधारित सिद्धांत जो रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को सेल्फ इंटरप्रेट करता है और उन घटनाओं को साझे सामान्य ज्ञान पर केंद्रित एक अर्थ प्रदान करता है। तो ये चीज़ अभी हाल ही में हमने घटना क्रिया विज्ञान के विचार या सिद्धांत में देखी। तो इसमें व्यक्ति की चेतना पर बल दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, व्यक्ति के दृष्टिकोण से वो सामाजिक क्रिया को समझता है और साझा सामान्य ज्ञान केंद्रित विचार देता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न समाजशास्त्रियों में कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है। टीवी बाटोमोर, जॉर्ज सिमेल, एल.टी. हाबाउस या डब्ल्यू.एफ. ऑर्गन। तो अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित समाजशास्त्री जो हैं वो हैं जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल जो कि एक जर्मन समाजशास्त्री हैं, ये समाज क्या है के बारे में अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि व्यक्तियों का समूह जो आपस में अंतरक्रिया करते हैं और अंतरक्रिया ही वास्तविक सामाजिक वास्तविकता है। अतः समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो सामाजिक संरचनाओं जैसी बड़ी इकाइयों में नहीं बल्कि मूलभूत सामाजिक प्रक्रियाओं से होना चाहिए। अर्थात मूलभूत सामाजिक प्रक्रियाएं जिसमें व्यक्ति जिनके माध्यम से क्रिया अंतरक्रिया करता है। और इन्होंने प्रतीकात्मक जो अंतरक्रियावाद है जैसी समाजशास्त्री परंपराओं की नींव रखी है। और इन्होंने साथ ही में ये भी कहा है कि सामाजिक जीवन की जटिलता अंतःक्रिया के सार्वभौमिक रूपों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांतकारों में निम्न में से किसने आई एंड मी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस हैं जेम्स कोलमैन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, इरविन गॉफमैन। तो राइट आंसर होगा जी.एच. मीड। जो आई एंड मी का कॉन्सेप्ट है ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की रीढ़ है। और जो आई एंड मी का कॉन्सेप्ट है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ को समझने का एक ढांचा प्रदान करता है। यहाँ जी.एच. मीड कहते हैं कि जो आई एंड मी है ये सेल्फ के ही दो पहलू हैं। यहाँ जो आई है यह व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्र इच्छा पर बल देता है। और आई का जो स्रोत है, ये जो आई है ये स्रोत है नवाचार का और एक्शन का। इसमें व्यक्ति क्रिया करता है, नवाचार करता है और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है और एक नई राह बनाता है। और जो मी है ये सीखा हुआ व्यवहार है, व्यक्ति का सीखा हुआ सोशलाइज्ड सामाजिकृत सेल्फ है। मी जो है वो हमारे भीतर जनरलाइज्ड जो हम सोचते हैं कि कोई कार्य करेंगे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या विचार बनाएंगे, तो उसको कहते हैं जनरलाइज्ड अदर्स। तो मी है, मी हमारे भीतर का वही जनरलाइज्ड अदर है। और यहाँ जो सेल्फ है ये अंतरक्रिया के माध्यम से
विकसित सामाजिक उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रिया, मनस और सामाजिक चेतना, अर्थ और प्रतीक जो क्रिया और अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो फोर्थ ऑप्शन है वो 100% राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन देख लो, तो यहाँ पर फोर्थ है, यहाँ पर फोर्थ है, तो ये होगा नहीं। जो सोचने की क्षमता है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है क्या, कि व्यक्ति क्या है प्रतीकों के माध्यम से क्रिया अंतःक्रिया करता है और वस्तुओं को अर्थ प्रदान करता है। और वस्तुओं को अर्थ कैसे प्रदान करेगा? जब व्यक्ति सोचेगा। तो पहला और चौथा ये दो ऑप्शन सही हो गए, तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा है कि ये सूक्ष्म स्त्री सिद्धांत है और इससे जुड़े हुए जो विचारक हैं वो हर्बर्ट ब्लूमर हैं। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है क्या? जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है वो उसमें मनुष्य वस्तुओं के प्रति उनके अर्थ के आधार पर कार्य करता है। यहाँ जो वस्तु हैं वो क्या है? वो लोग हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं, जो मनुष्य में पाए जाते हैं उसके विचार हो सकते हैं, भावना हो सकती है, उसकी भावनात्मक घटनाएं हो सकती हैं इत्यादि। तो ये सिद्धांत जो कहता है कि मनुष्य वस्तुओं के प्रति उनके अर्थ के आधार पर कार्य करता है और जो अर्थ है वो सामाजिक क्रिया अंतर्क्रिया से उत्पन्न होते हैं। इन अर्थों का परिस्थितिवश उनकी व्याख्या करता है और उसमें संशोधन करता है। जिस परिस्थिति में व्यक्ति क्रिया अंतर्क्रिया करता है उसी परिवेश और परिस्थिति में वह अर्थों को, वह वस्तुओं को अर्थ प्रदान करता है और उनमें संशोधन भी करता है। यही इसके जो मूल विचार हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों से उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है। घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटनाशास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से अन्य परिप्रेक्ष्यों से। घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज करने का प्रयास करता है। तो घटनाशास्त्र के बारे में इतनी चर्चा हो गई है कि आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। एक तो घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, ये सही है। घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन डी। घटनाशास्त्र एडमंड हर्सल इसके प्रवर्तक हैं और सबसे जो सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस सिद्धांत के साथ वो हैं अल्फ्रेड शुट्ज, जिनका केंद्रीय विषय है लाइफ वर्ल्ड और इनका एक मुख्य उद्देश्य है सामाजिक वास्तविकता के व्यक्तिपरक समझ की खोज। और साथ ही इन्होंने वास्तविक सामाजिक विज्ञान के बारे में कहा है कि वास्तविक सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्तियों के द्वारा अपने जीवन को दिए जाने वाले अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण और संदर्भ समूह व्यवहार में अंतर किया जाता है। संदर्भ समूह व्यवहार संस्कृतिकरण का ही एक भाग है, या संस्कृतिकरण विशिष्ट संस्कृति से संबंधित है तथा संदर्भ समूह व्यवहार व्यापक है। संदर्भ समूह विशिष्ट संस्कृति से संबंधित है और संस्कृतिकरण व्यापक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संदर्भ समूह व्यवहार के साथ आर के मर्टन का नाम जोड़ा जाता है, इनका मुख्य अवधारणा है संदर्भ समूह। और संस्कृतिकरण के साथ एम एन श्रीनिवास का नाम जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है? सर्वहाराकरण, बुर्जुआकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वहाराकरण। सर्वहारा क्या है? निम्न आर्थिक स्थिति में विद्यमान व्यक्तियों का समूह है। बुर्जुआकरण क्या है? ये एक पूंजीपति वर्ग है। ये दोनों अवधारणाएं किससे लिंक करती हैं? ये कार्ल मार्क्स से लिंक करती हैं। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण क्या है? सामाजिक सोपान क्रम में निचले पायदान पर स्थित समूह द्वारा या जाति द्वारा अपने से उच्च जातियों की संस्कृति को फॉलो करना।
व्यवहार मिलाना वो संस्कृतिकरण है। ये कॉन्सेप्ट लिंक करता है एमएन श्रीनिवास से। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।